बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने अपनी पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार का अध्ययन किया था। इस पूरी पुस्तक के अध्ययन के दौरान अपन ने ये जाना कि हमारा संविधान क्या है, हमारा संविधान कैसे बना, हमारा संविधान क्यों बना और ये किन किन प्रावधानों को हमारे लिए रखता है। यानी कि हमारे संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हैं, हमें स्वतंत्रता समानता के मूल्य प्रदान करते हैं, हमें हमारे अधिकार प्रदान करते हैं और हमारी शासन प्रणाली को एक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, कानून प्रदान करते हैं। इन सारी बातों को पढ़ने के बाद में अपन पहुंच गए हैं अब इस पुस्तक के अध्ययन के अंतिम पड़ाव पर। अपना जो अंतिम चैप्टर है आज वो है संविधान का राजनीतिक दर्शन। कि संविधान के बारे में इतना कुछ जानने के बाद में कि क्या क्या इस संविधान के अंतर्गत है, ये सारी बातें जान लेने के बाद में आज हमें जानना है इसके पीछे के दर्शन को, कि इसके पीछे क्या दर्शन था, क्या सोच थी, क्या भावनाएं थी और क्या क्या हमारे संविधान की उपलब्धियां रही और इन उपलब्धियों के बावजूद क्या क्या हमारे संविधान की आज भी सीमाएं हैं। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले अपन जानते हैं कि संविधान के राजनीतिक दर्शन का आशय क्या है, कि हम किसे कहेंगे संविधान के राजनीतिक दर्शन का आशय। इससे पहले अपन ये वाली बात कर लेते हैं कि भाई संविधान है उसकी क्या मान्यताएं हैं, कि एक संविधान को क्या माना जाता है। सामान्यतया संविधान को एक कानून माना जाता है, कि संविधान है वो एक कानून है, कानूनन उसके अंदर बातें हैं तो सिर्फ एक कानून संविधान को मान लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक अलग मान्यता है। अगर मान लीजिए हम बात करें भाषाई आधार पर, अगर हम बात करें धार्मिक आधार पर, तो वहाँ हमारा देश है वो हमें समानता प्रदान करता है। हर प्रकार के भाषा भाषी लोगों को समान अधिकार हैं, हर धर्म का पालन करने वाले लोगों को समान अधिकार हैं। तो क्या इसे सिर्फ अपन एक कानून कहेंगे? अपन सिर्फ एक कानून नहीं कह सकते। इस कानून के पीछे एक नैतिक सोच है, एक नैतिक मूल्य है, वो है समानता का। यानी कि हमारा संविधान, जिसको कि हमें कानूनी दस्तावेज कहा जाता है सामान्य तौर पर, तो उसमें हर एक कानून के पीछे एक मूल्य है, एक नैतिक मूल्य है और एक दर्शन है। उस दर्शन को आज अपन अपने इस अध्याय में जानेंगे। चलिए देखते हैं। मान्यता ये है कि संविधान कानूनों से बनता है। कानून एक बात है और मूल्य और नैतिकता बिल्कुल अलग अलग बात है। ऐसा सामान्यतः माना जाता है कि कानून की बात अलग होती है, राजनीति की बात अलग होती है, नैतिकता की बात अलग होती है, मूल्यों की बात अलग होती है और दर्शन शास्त्र की बात अलग होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी उदाहरण के द्वारा भी बताया कि कानून होते हैं, उनके पीछे भी एक नैतिक सोच होती है, एक नैतिक मूल्य होता है, एक मूल्य परक भावना कार्य करती है। देखते हैं अपन। इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नजरिया। ये कहा जाता है कि कानून अलग बात है और संविधान कानूनों से बनता है और कानून और नैतिक मूल्य अलग अलग हैं। इसलिए हम संविधान के प्रति कानूनी नजरिया अपनाएं, ना कि हम संविधान के प्रति नैतिकता और मूल्यता का नजरिया अपनाएं। लेकिन तथ्य यह है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं, बिल्कुल बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है। इसका मतलब कि हर एक कानून में नैतिक तत्व उपस्थित होता ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं हो। बहुत से ऐसे कानून हैं जिनका उद्देश्य या फिर जिनका जो स्थापना का कहें कि अपन कारण है वो एक नैतिक मूल्य होता है, मूल्य परक होता है। अब देखिए, संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन क्यों रखना चाहिए, इस बात को अपन जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों को जानने के लिए हमें संविधान के राजनीतिक दर्शन को समझना चाहिए। तो इसके 3 कारण हैं। देखिए, अपन पहले पहला कारण जानते हैं कि कौन सा कारण है जिसका अपन ने अध्ययन किया है। उनमें अपन ने संविधान का कानूनी नजरिया जाना है। हमने ये जाना है कि संविधान हमें कौन कौन से अधिकार देता है, संविधान हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं देता है, संविधान किस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता जैसे और सार्वभौम मताधिकार जैसे प्रावधान करता है कानूनों के, किस प्रकार वो समानता की स्थापना करता है। संविधान बताता है कि कैसे हमारी
सरकारें कार्य करेंगी, कैसे हमारी न्यायपालिका कार्य करेगी। तो इस तरह से हमने ये जाना अब तक हमने संविधान के कानूनी तथ्यों को जाना। अब उसके राजनीतिक दर्शन को जानना क्यों आवश्यक है कि उसके पीछे के जो मूल्य हैं, जो कानून बनाए गए उनके पीछे कौन कौन से मूल्य थे और उन मूल्यों को किस कारण से सर्वोपरि रखा गया या फिर ऊपर रखा गया या फिर महत्व प्रदान किया गया, ये बातें हमें क्यों जाननी आवश्यक है। देखते हैं कारण। पहला कारण ये है कि संविधान है वो कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है, यानी कि संविधान में व्यवहार किए गए पद जैसे कि अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक और लोकतंत्र, इनके बारे में, इनके संभावित अर्थ क्या हैं, इनके बारे में हमें सवाल करने चाहिए कि हमारा जो संविधान है उसमें अवधारणाएं अपनाई गई थी। अपन ने देखा भी था जब अपन ने संविधान के बारे में अध्ययन किया है कि यहाँ स्वतंत्रता की बात होती है, समानता की बात होती है, अल्पसंख्यकों के हितों की बात होती है, धार्मिक संप्रदायों की बात होती है, धर्मनिरपेक्षता की बात होती है। तो ये सारी की सारी बातें जो की जा रही हैं, इनके पीछे कौन सा संभावित अर्थ है, यानी कि संविधान में इनको किन अर्थों में रखा गया है। इस वाली बात पर सवाल करने के लिए हमें राजनीतिक दर्शन को जानना जरूरी हो जाता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा ये है कि हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती है। मतलब कि जो हमारे संविधान की बुनियादी अवधारणाएं हैं, जो हमारे समाज के जो हमारे संविधान के जो बुनियादी मूल्य हैं, तो हमें हमारे जो समाज है उसकी इस प्रकार की संरचना करनी है कि वो हमारा समाज, उसके मूल्य, उसकी संरचना हमारे संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से मेल खानी चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारा संविधान अगर समानता की बात करता है, उदाहरण के तौर पर अपन देख लेते हैं, हमारा संविधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वंश, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो हमारी दृष्टि में ये साफ हो जाना चाहिए कि हमें हमारे समाज की संरचना इस तरह से करनी है कि उस समाज में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर हम भेदभाव नहीं होने देंगे। इसलिए संविधान के राजनीतिक दर्शन को जानना जरूरी हो जाता है। तीसरा कारण देखते हैं कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। संविधान सभा में बहुत सारी बहस हुई थी। संविधान सभा में जो संविधान निर्मात्री सभा के अपने सदस्य थे, उनमें आपस में भी मतभेद थे और आपस में हर एक बात पर, हर एक मुद्दे पर तर्क वितर्क हुआ था, वाद विवाद हुआ था, बहुत लंबी चर्चाएं परिचर्चाएं हुई थी और सारे दृष्टिकोणों को देखने के बाद में, पक्ष विपक्ष को देखने के बाद में प्रावधान हमारे संविधान में आत्मसात किए गए थे। तो जैसे ही हम उन बहस जो हुई थी, जो वाद विवाद हुए थे, जो तर्क वितर्क हुए थे, उनके साथ हम संविधान को पढ़ते हैं तो हमें संविधान के समझ की एक व्यापक दृष्टि प्राप्त हो पाती है। हम हकीकत में समझ पाते हैं कि अगर हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान में आरक्षण दिया गया है तो वो किन किन कारणों से दिया गया है। अगर हम उस वक्त के डॉक्टर अंबेडकर के प्राकथन को पढ़ेंगे, अगर हम उस वक्त के जवाहरलाल नेहरू जी के कथन को पढ़ेंगे, तो हम जान पाएंगे कि हकीकत में आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई। तो ये एक उदाहरण था। इसीलिए जब भी हम कोई कानून पढ़ें, जब भी हम किसी कानून के बारे में जानें, तो हम संविधान सभा की बहसों के साथ अगर हम जोड़ के पढ़ते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या कारण था, इनके पीछे उनका आदर्श क्या था और उस आदर्श की स्थापना कहाँ तक हो पाई है। मतलब कि अंबेडकर जी के कथन को अगर हम उस वक्त पढ़ें, अगर हम उनकी सोच को जान लें, अगर हम ये जान लें कि वो कहाँ तक पहुंचना चाहते थे इस समानता के स्तर पे, तो आज हम अपनी तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए ये कहें कि अपन एक तरह से रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम एक उसका तथ्य निकाल सकते हैं कि जो बात सोचकर, जिस मूल्य को सामने रखकर, जिस उद्देश्य को सोचकर हमारी संविधान निर्मात्री सभा ने इस कानून को बनाया, उस कानून के उस उद्देश्य, उस मूल्य तक हम पहुंच पाए या फिर अभी हमें उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो ये अपन ने जाना कि किस तरह से हमें संविधान के राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करना है और क्यों हमें संविधान के राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करना है। अब देखते हैं कि संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नजरिए की आवश्यकताएं क्या हैं।
संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्व को जानने और उसका दावे का मूल्यांकन करने के लिए। ये था कि हमने संविधान का जो राजनीतिक अपन ने जाना कि संविधान का जो राजनीतिक दर्शन था वो हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अब हम जानते हैं कि उसको पढ़ने के बाद उसको समझने की क्यों आवश्यकता है, क्यों हमें हर जगह हमारे संविधान को जानने के साथ साथ उसके राजनीतिक दर्शन को समझ का एक नज़रिया हमें विकसित करना है। हमें सिर्फ ये कानून नहीं पढ़ना कि हमें समानता का अधिकार है, हमें उसके पीछे के मूल्य को भी जानना है कि हमें समानता का अधिकार क्यों है। हमें सिर्फ ये नहीं जानना कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का एक मॉडल अपनाया है, हमें ये भी जानना है कि उस धर्मनिरपेक्षता को अपनाने के पीछे और उस धर्मनिरपेक्षता के मॉडल की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे, क्या आदर्श थे और क्या होगा। ये जानने के बाद में जब हम ये बातें जान लेंगे तो आज की परिस्थितियों के अनुसार हम आकलन कर पाएंगे और हम ये जान पाएंगे कि उस वक्त जो हमारे संवैधानिक मूल्य थे वहाँ तक हमारी पहुँच कितनी हो पाई है और अगर नहीं हो पाई तो क्यों नहीं हो पाई। और उस वक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सोच रखी थी इस कानून के पीछे, क्या आज भी वो सोच प्रासंगिक है या फिर आज उस सोच को बदलकर कोई नया आयाम, कोई नया मूल्य स्थापित करने की आवश्यकता है। देख लेते हैं कि संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्व को जानने और उसके दावे का मूल्यांकन करने के लिए हमें राजनीतिक दर्शन का नजरिया विकसित करने की आवश्यकता है कि संविधान में उस कानून के पीछे मूल्य क्या निहित है और उस मूल्य के पीछे जो दावा किया गया था कि इस मूल्य की स्थापना से हम लोग ये बात प्राप्त कर लेंगे, तो उस दावे का मूल्यांकन भी हो जाता है कि वो बात, वो लक्ष्य, वो उद्देश्य प्राप्त हो पाया या नहीं हो पाया। अपनी शासन व्यवस्था के बुनियादी मूल्यों की अलग अलग व्याख्याओं को एक कसौटी पर जांच सकें। अपन ने पिछले अध्याय में भी ये जाना था कि न्यायपालिका है वो संविधान की अलग तरह से व्याख्या करती है, कई बार संसद है वो अलग तरह से व्याख्या करती है, यानी कि हमारे संविधान के बहुत सारे प्रावधानों की अलग अलग तरीके से व्याख्या की जाती है। तो जब संविधान की अलग अलग व्याख्याएं हमारे सामने रखी होती हैं तो हम संविधान के प्रति अपने राजनीतिक नजरिए से ये जान पाते हैं कि इनमें से कौन सी व्याख्या ठीक है, कौन सी व्याख्या सही लग रही है, क्योंकि राजनीतिक दर्शन का नजरिया जानते ही हम उन व्याख्याओं को एक सत्य की कसौटी पर, एक तर्क की कसौटी पर, एक मूल्यों की कसौटी पर कसकर देख पाएंगे। संविधान के आदर्शों को मिल रही चुनौती और इनकी अलग अलग व्याख्या। आज संविधान के आदर्शों को चुनौती मिल रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, संविधान की आलोचना कर रहे हैं, संविधान को पश्चिम की नकल कहा जाता है और संविधान के बहुत सारे प्रावधानों को पुरानी बातें कहकर नकारा जाता है। तो उनके आदर्शों को जो चुनौती मिल रही है और उन आदर्शों की जो अलग अलग व्याख्या हो रही है उनको भी सही दृष्टिकोण से परखने के लिए हमें संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाना होगा। मूल्यों की अलग अलग व्याख्या में विरोध है। अपन ने अभी अभी जैसे कि जाना कि जब अलग अलग सरकार के जो अंग हैं वो अलग अलग व्याख्या करते हैं मूल्यों की, तो उनमें आपस में विरोध होता है। तो उस विरोध और टकराव की स्थिति में सत्य को ढूंढ कर लाना, सच को खोजना राजनीतिक दर्शन का नजरिया विकसित करने के लिए हमें एक कारण देता है कि हम सत्य को ढूंढें, हम सही व्याख्या को पहचानें और सही नजरिया विकसित करें। अब और देखते हैं अपन अपने संविधान के बारे में कि क्या महत्वपूर्ण बात है जो कि हमें राजनीतिक दर्शन का नजरिया विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। वो ये है कि संविधान है वो लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। संविधान है वो हमारी शासन प्रणाली को अधिक लोकतांत्रिक बनाता है, मजबूत बनाता है, प्रजातांत्रिक बनाता है, सुदृढ़ बनाता है। संविधान को अंगीकार करने का कारण है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। संविधान क्यों अपना जाता है, अपन ने इतना सारा अध्ययन करके आए हैं अपन संविधान के बारे में और अपन ने ये अच्छे से जान लिया है कि किस तरह से संविधान है वो हमारी संसद पर, हमारी न्यायपालिका पर, सब पर एक तरह से संतुलन बनाते हुए नियंत्रण रखता है। जैसे कि पिछले अध्याय में अपन ने जाना था कि संसद ने संविधान में संशोधन करके जैसे ही अपनी शक्तियां बढ़ाने का प्रयास किया तो संवैधानिक मूल्यों को मद्देनजर रखते हुए हमारी न्यायपालिका ने उन पर नियंत्रण लगाया, यानी कि सत्ता निरंकुश ना हो सके इसलिए संविधान की रचना की जाती है। इसलिए एक विधि, एक कानून तय कर दिया जाता है ताकि वो सत्ता पर अंकुश लगाए रखे।
सरकार जैसी संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए होता है, निसंदेह है, ये बात बिल्कुल सही है। हम फिर चलते हैं प्राचीन समय में, जब हम आदिम सभ्यता में रह रहे थे, हम गुफाओं में रहा करते थे, हमारे जो पूर्वज हैं वो शिकार करके अपना जीवन यापन किया करते थे। तब कोई राज्य नहीं था, कोई सरकार नहीं थी, कोई कानून नहीं था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी सभ्यता विकसित होने लगी, हम लोग कबीलों में रहने लगे, समूहों में रहने लगे, और फिर कोई सरकार ना होने के कारण, किसी का किसी पर कोई अधिकार ना होने के कारण, किसी तरह का कानून ना होने के कारण, उस वक्त एक तरह से पूर्ण स्वतंत्रता थी। कोई कानून नहीं, मतलब आपकी जो मर्जी है आप वो कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक दूसरे कबीलों पर आक्रमण होने लगा, मनुष्यों को मनुष्यों से खतरा होने लगा, और जो कहें कि अपन हमारा जो जीवन है, महत्वपूर्ण अनमोल जीवन है, उस पर हर वक्त खतरे का साया मंडराता रहता था, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा कबीला आक्रमण कर दे। तब हमने राज्य जैसी संस्था बनाई और तब हमने सरकार बनाई। ये एक ऐसी शासन व्यवस्था, ये अंग चलाता रहे ताकि हम लोग अपनी अपनी सीमाओं के अंतर्गत अपनी अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके, हमारे जीवन की रक्षा हो सके, हमारे अधिकारों की रक्षा हो सके। इसलिए हमने सरकार बनाई। तो सरकार का उद्देश्य क्या है कि सरकार हमारी रक्षा करेगी, सरकार हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करेगी, सरकार हमारे अधिकारों की रक्षा करेगी। लेकिन आजकल के जो राज्य हैं वो बड़े मजबूत राज्य हैं, बहुत समृद्धिशाली राज्य हैं, और इन राज्यों की सरकारें भी बड़ी मजबूत हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? देखिए, आज अगर अपन अपने ही देश की बात करें तो हमारे पास कितने सारे अस्त्र शस्त्र हैं, कितने सारे हथियार हैं, कितना बड़ा अपन कहें कि एक तरह से लवाजमा है, सेना का है, पुलिस बल का है। ये सारे की सारे किसके हैं? सीधी सी बात है, सरकार की हैं। तो कितनी शक्तिशाली है हमारी ये सरकार। तो ये सरकार है, इसके लिए कुछ विशेष अपन कहें कि ज़्यादा मतलब कि बड़ा काम नहीं है, भारी काम नहीं है कि वो जनता के हित की बात ना सोचे, और उसके लिए कोई भारी बात नहीं है कि वो तानाशाही सरकार बन जाए, स्वार्थवश सत्ता पर अपना एकाधिकार स्थापित कर ले। और हो सकता है कि जो सरकार जनता की सुरक्षा के लिए बनी थी, आज वो उसका दमन भी करने लगे, क्योंकि आज के राज्य बेहद शक्तिशाली हैं। तो ऐसे बेहद शक्तिशाली राज्य की सरकारें हैं, वो भी बेहद शक्तिशाली होती हैं। इस बात का प्रावधान हमारा संविधान करता है कि बेहद शक्तिशाली राज्य हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, बड़े बड़े लवाजमे हैं, लेकिन फिर भी वो सरकार निरंकुश ना हो सके, फिर भी वो सरकार तानाशाह ना हो सके, फिर भी वो सरकार मूल्य विहीन ना हो सके। इसके लिए हमारा संविधान है वो प्रावधान करता है। इसके लिए हमारे संविधान की आवश्यकता है, वो इस तरह के मूल्य लेकर चलता है, इस तरह का दर्शन लेकर चलता है कि चाहे हमारी सरकार, चाहे हमारे राज्य कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो जनहित के विरुद्ध नहीं होने दिए जाएंगे। देखते हैं अपन कि हमारे जो संस्थाओं का निर्माण है सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन बड़ी आसानी से ये हमारे विरुद्ध कार्य कर सकती हैं। संविधान हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। हमें कोई सामाजिक बदलाव करना है, मान लीजिए कोई सामाजिक कुरीति है, मान लीजिए कोई ऐसी कुप्रथा है, उसमें बदलाव के लिए एक लोकतांत्रिक साधन हमारा संविधान प्रदान करता है, क्योंकि हमारे संविधान में मूल्य लेकर चला गया था समानता का। अब जैसे कि अपन फिर बात करें अस्पृश्यता की, तो हमारे संविधान ने उसको ख़त्म किया, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से ख़त्म किया, किसी का दमन उसमें नहीं किया गया। बात करें अपन सती प्रथा की, तो उसको भी कानून बनाकर और ख़त्म किया गया, उसको भी बंद किया गया। तो यानी कि समाज में अगर कोई बुराई है, अगर कोई कुप्रथा है, तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से खत्म करने का एक साधन हमें उपलब्ध करवाता है हमारा संविधान। भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समानता और न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ है। ये बात बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है कि जब हमारा संविधान बन रहा था, उस वक्त हमारे देश में अशिक्षा थी, और केवल अशिक्षा नहीं थी, जाति पाति का, ऊंच नीच का बड़ा भेदभाव था। महिलाओं के खिलाफ बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं थी, चाहे वो बाल विवाह देख लीजिए, सती प्रथा देख लीजिए, और एक प्रचलित प्रथा है जिसको डायन प्रथा भी कहा जाता है, बड़ी ही भयावह प्रथा है ये।
ऐसी बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित थी, यानी कि हमारा समाज है वो पूरी तरह से बुराइयों में जकड़ा हुआ सा था। तो उन चीज़ों से समाज को बाहर निकालना था, यानी कि इन कुप्रथाओं को समाप्त करना था, इन असमानताओं को समाप्त करना था, इन कुरीतियों को समाप्त करना था, और साथ में ही स्थापना करनी थी किसकी? स्वतंत्रता के मूल्य की, समानता के मूल्य की, न्याय के मूल्य की। तो इन दोनों ही बातों का एक तरह से और मेल किया हमारे संविधान ने। ना सिर्फ परंपरागत जो ढांचा था, रूढ़िवादी ढांचा था, उससे हमारी जनता को बाहर निकाला, अपितु नए मूल्यों से भी हमारा परिचय करवाया। इसके पीछे काम करता है हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन। देखिए, अपन संविधान सभा की ओर मुड़कर देखने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जैसे ही अपन राजनीतिक दर्शन की बात करते हैं, हमें संविधान सभा में जो विचार विमर्श हुए थे, जो बहस हुई थी, उनके पीछे मुड़ के देखना पड़ता है। हमें उन बहसों को, उन वक्तव्यों को जानना पड़ता है कि उन विचार विमर्शों में, उन विवादों में क्या क्या बातें हुई थी, क्योंकि उन बातों से हमें पता चलता है कि क्या मूल्य, क्या उद्देश्य हमारे संविधान निर्माताओं के दिलो दिमाग में थे। देखते हैं अपन कि संविधान निर्माताओं के समय और आज के समय में कोई बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ का संविधान 18वीं सदी में बना था और आज 21वीं सदी में वहाँ बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। लेकिन जब हमारा भारतीय संविधान बना था और आज की हम बात करें तो उस वक्त की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में कोई बहुत बड़ा भारी क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया। आज भी बहुत सारी परिस्थितियाँ वैसी ही हैं या फिर थोड़ी बहुत बदली हुई हैं। तो हम उस तरफ मुड़ के संविधान सभा की बातों को, क्रियाशीलता को, कार्यक्रमों को, कार्यविधि को जान करके हम लोग संविधान के पीछे के राजनीतिक दर्शन को ढूंढ सकते हैं। हम उन उद्देश्यों को, मूल्यों को ढूंढ सकते हैं। हम उन कानूनों का असली मतलब, असली व्याख्या समझ सकते हैं जो कि हमारे संविधान में है। मूल्यों के लिहाज से हम संविधान की सोच और समय से अलग नहीं है। हमारे संविधान की यही सोच थी, अगर हम मूल्यों की बात करें तो, कि हम स्वतंत्रता की स्थापना करेंगे। आज भी हमारी सोच यही है कि स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। समानता की बात करें तो संविधान के मूल्य यही थे कि समानता की स्थापना होनी चाहिए। आज भी हम उसी बात की मांग करते हैं कि निसंदेह समाज में स्थापना होनी चाहिए समानता की, चाहे वो अवसरों की समानता हो, चाहे वो प्रतिष्ठा की समानता हो, किसी भी स्तर की समानता हो। आज का ये मूल्य है कि हाँ, समानता होनी चाहिए। हमारा संविधान ये कहता था कि सबके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान में हमारे मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों में रखा हमारे जो अधिकार हैं उनको सामान्य कानूनी एक अधिकार नहीं दिए। मूल अधिकार इसलिए बनाए कि उनको हर कोई सरकार बदल नहीं सकती, उनको बदलने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है और उनकी रक्षा हमारी न्यायपालिका को सौंपी गई। यानी कि हमारा संविधान प्रतिबद्ध है हमें हमारे अधिकार प्रदान करने में। वही मूल्य आज भी है कि आज भी हम ये चाहते हैं कि सबके अधिकारों की रक्षा हो, प्रत्येक व्यक्ति को उसके जो अधिकार हैं वो मिलने चाहिए। तो यहाँ कहा जा सकता है कि उस वक्त जो संविधान बन रहा था उसके सोच और मूल्य हैं वो लगभग आज के समाज के सोच और मूल्यों के जैसे ही हैं। तो हमें संविधान सभा की ओर मुड़कर देखने से इस बारे में बहुत विस्तृत जानकारी मिल सकती है। हमारे कानूनी और राजनीतिक बर्ताव के पीछे असली बात क्या है, ये जानने के लिए भी हमें संविधान सभा की ओर मुड़कर देखना होता है कि आज जो हमारी सरकार कानूनी बर्ताव कर रही है, आज जिस तरह से हमारी सरकारें कार्य कर रही हैं, आज जिस तरह से हमारी सरकारें कानून बना रही हैं, उनके पीछे का कारण क्या है, उनके पीछे ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हमारी सरकार इस तरह से कार्य कर रही हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए भी हम संविधान सभा की ओर कर देखते हैं कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, हमारी सरकार है वो आज पिछड़े वर्गों के लिए, गरीब तबकों के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए विभिन्न परियोजनाएं, विभिन्न योजनाएं चलाती हैं। नीति निर्देशक तत्वों में इस बात की व्याख्या की गई है। अब संविधान की चर्चा विचर्चा विमर्श पर अपन जाकर ये बात पता लगा सकते हैं कि इसके पीछे का नैतिक मूल्य क्या है। इसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में इन बातों को रखा कि सरकार द्वारा जो पिछड़ा वर्ग है, जो कि सामाजिक उत्पीड़ित वर्ग है, जो कि आर्थिक रूप से गरीब वर्ग है, उसकी सहायता करनी चाहिए। तो इनके पीछे उनका मूल्य क्या था, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, उसके पीछे कौन सी नैतिकता काम कर रही थी, ये बातें हम संविधान सभा की ओर जब मुड़कर देखते हैं तो हम जान सकते हैं।
और क्या जान सकते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था पर जब भी कोई खतरा पैदा होता हुआ दिखे, जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि कई बार हमारी संसद है इसने स्वार्थवश कई संशोधन संविधान में किए, हमारे संवैधानिक मूल्यों पर खतरा उत्पन्न होता हुआ दिखा, तब हमारे न्यायपालिका ने संविधान में जो वार्ता है उस पर विचार नहीं किया, संविधान की आत्मा पर विचार किया और संविधान की आत्मा को देखते हुए, संविधान की आत्मा को समझते हुए संविधान जो मूल संरचना का सिद्धांत है वो दिया। तो संविधान की आत्मा को समझने के लिए हमें कहाँ पहुंचना पड़ेगा? हमें संविधान सभा की बहस पर पहुंचना पड़ेगा कि संविधान सभा में क्या बहस हो रही थी उस वक्त, ये वाला कानून बनाते समय संविधान सभा के क्या मन में थी कि भाई संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार होना चाहिए। अब अपन चलते हैं अपने इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर की तरफ कि क्या क्या अपन ने जो पढ़ा इसके बारे में अपन कितना जान पाए, इसका थोड़ा सा आकलन अवलोकन कर लेते हैं। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के कौन कौन से नजरिए हैं, वर्णन कीजिए। कि संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन है उसके कौन कौन से नजरिए हैं, इसके बारे में अपन ने अच्छे से अध्ययन किया था, तो इसको आपको बताना है कि कौन से नजरिए हैं संविधान के राजनीतिक दर्शन के प्रति। संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी हमें संविधान सभा की ओर मुड़कर देखने की क्यों आवश्यकता है? अभी अभी अपन ने जाना कि क्यों आवश्यकता है हमें संविधान सभा की ओर मुड़कर देखने की, कि जो आज कानून बन रहे हैं उनके पीछे की क्या सोच है, जो संवैधानिक खतरा है, तो उस खतरे से निपटने के लिए हमें संविधान सभा के बहस की तरफ जाने की जरूरत है। उस वक्त के जो मूल्य और सोच थी आज के समाज की मूल्य और सोच से बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी। आज की भी हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, हमारे सामाजिक स्थितियाँ हैं, उनमें कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है जो संविधान बनने के समय परिस्थितियाँ थी उनसे। तो इन सब बातों को जानने के लिए, इन सब बातों को समझने के लिए, इन सब बातों के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए हमें संविधान सभा की तरफ मुड़ के देखने की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।